वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां हैं और उसी हवाले से जो चैलेंजेस अब सामने नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब इस वक्त इन सब जगहों पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी शदीद जो मनाजिर हैं वो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तबाही हुई है और जानी नुकसान और लोगों के घर और उनकी जो ज़रिया माश है उस सब पे बहुत बुरा असर पड़ा है। सरकारी जो नंबर्स अब तक सामने आए हैं तो कहा जा रहा है कि अब तक जो हलाकतें हैं वो 1000 से बढ़ चुकी हैं और जो मुल्की मईशत है उसको 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक ये जो नंबर है या एस्टिमेट है ये अभी इब्तदाई है और हो सकता है कि जब डोनर्स के साथ बैठकर तफसीली एक सर्वे होगा और उसके बाद बात होगी तो इसमें इजाफा भी हो सकता है। मगर ये जो नंबर्स हैं, कितना नुकसान हुआ मईशत का, इसको किस तरह एड्रेस करना है, ये तो बाद के चैलेंजेस हैं। अभी इमीडिएटली जो सबसे बड़ा हमारे सामने मुल्क के सामने चैलेंज है वो ये है कि जो मुतासरीन हैं उनको किस तरह महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, वहाँ खुराक की फराहमी जो है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन जो है उसका मरहला उसके बाद आएगा। उसमें भी बार बार यही बात होती है कि खुराक को यकीनी बनाना है, रेगुलरली यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ अद्वियात हों, जो मेडिकल केयर है, रसाई है, हेल्थ केयर, ये सब जो है ये चैलेंजेस इस वक्त न सिर्फ रियासत बल्कि पूरी माशरे के सामने मौजूद हैं और इसके लिए एक बहुत कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश बरोही। ये कॉलम नवीस हैं, रिसर्चर हैं और 2010 के फ्लड्स और उसके बाद उन्होंने इस तरह के इश्यूज़ पे काफ़ी काम किया हुआ है। वेलकम टू द शो नाजिश साहिबा जी। ये ऑब्वियसली इस वक्त जो माहौल है मुल्क में और हर तरफ से अपील्स आई हुई हैं, इसलिए बहुत से लोग मदद भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मगर यहाँ किन चीज़ों को बहुत की जिसको हम कहते हैं ना कि प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है और वो ये है कि मदद करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बहुत उसको कोऑर्डिनेटेड या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने की कोशिश होनी चाहिए। हो जलजला हो, जो मसला आता है हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए ज़रूर बाहर आते हैं। ये मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पर इसलिए बात तफसील से करना चाहूँगी क्योंकि अक्सर हम जब मदद करना भी चाहते हैं हमें आता नहीं है कि किस तरह से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशन का अक्सर सामना करना नहीं पड़ता और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब 2010 और 11 के सैलाब में हमने देखा कि आम तौर पर लोग 3 जगहों पर अपना एक मकाम बनाते हैं। एक तो आपकी नामजद कैंप्स होती हैं, हुकूमत जिन्हें डिक्लेयर करती है कि सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासिरीन के लिए कैंप हैं। सॉरी, हमारे पास वैसे मौजूद तो कैंप्स हैं नहीं मुस्तकिल तौर पर, ये अक्सर हुकूमत की बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी स्कूल होते हैं जिन्हें खाली किया जाता है, उनके अंदर जगह बनाई जाती है। तो सरकारी कोई भी बिल्डिंग और ख़ास तौर पर स्कूल इस्तेमाल होते हैं जिन्हें नामजद कैंप कहा जाता है, जहाँ इंतजामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लोगों को खुराक पहुंचाए, उनको मदद, मेडिकल हेल्प पहुंचाए, डॉक्टर्स हों, दवाएं मौजूद हों, जहां तक वो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करते हैं। दूसरी चीज हमने देखा ये आरजी कैंप होते हैं जहां लोग खुद जाकर उन्हें एम्बैंकमेंट बंद के ऊपर, जहां थोड़ा आपको खुश्क मैदान नजर आए, वहां पर वो अपनी खुद ही झोंपड़ी किस्म की बना के या टाट इस्तेमाल करके रिहाइश की कोई अपनी जगह बना लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लोग इसलिए नहीं जाते, ये वाले लोग जो नामजद कैंप्स हैं, क्योंकि इनके साथ माल मवेशी होते हैं। इनकी जो या तो पानी में डूब के मर जाएं वो एक अलग चीज़ है, मगर जो जिंदा उनके पास बकरियां हैं, भैंसें हैं, गाय हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा असासा होता है। तो उसको वो छोड़ नहीं सकते। ऑफिशियल कैंप्स के अंदर लोगों की जगह नहीं होती, वो जाहिर सी बात है माल मवेशी लेके जा नहीं सकते उसके अंदर, तो वो उनको बचाने के लिए अक्सर जो है ये आरजी कैंप खुद ही बना लेते हैं। एक तरफ तो ये बात समझ में आती है कि लोग ये करते क्यों हैं,
दूसरी तरफ इंतजामिया की भी मजबूरी है कि फिर उन तक मदद पहुंचाना एक चैलेंज होता है, क्योंकि वो एक जगह पे क्लस्टर नहीं होते, फैले हुए होते हैं। मगर फिर भी हमने देखा है कि एक दो दिन के अंदर जब समझ में आ जाता है कि कितने लोग कहाँ पर हैं, वहां पर भी मदद पहुंचना थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है इंतजामिया के लिए वो अक्सर होता है जो लोग अपना घर नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई कब्जा ना कर ले या जमीन उनसे चली ना जाए या कोई और कॉम्पनसेशन ना क्लेम करे, तो वो या तो घरों की छत पे चले जाते हैं या कोई डैमेज स्ट्रक्चर होगा उसमें टीले में जाके रह जाते हैं। वहां तक मदद पहुंचाना बहुत बहुत मुश्किल है, उन तक पहुंचाना। तो ये मुख्तलिफ तरीकों में जब आप मदद करने जाते हैं, आपको पहली चीज तो मैपिंग करनी होती है कि कौन लोग कहाँ पर हैं, वो उनकी रसाई है भी एक जो आपकी डिक्लेयर्ड कैंप्स हैं उधर तक जा पहुंच भी सकते हैं। इस वक्त हमने बलूचिस्तान में देखा रोडें तबाह हो गई हैं, इतना पानी है कि लोग डेजिग्नेटेड कैंप्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो जो जहां तक जा पहुंच सकता है वहां पर रुक जाते हैं। तो इस तरह की जब एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है वहां तक मदद फराम करना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं अब हमारे पास 2010 के बनिस्बत ये एक आसानी है कि हर एक के पास तो नहीं, ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, या कम से कम जो मदद के लिए जा रहे हैं उनके पास स्मार्टफोन है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू हम मैपिंग कर सकते हैं कि कौन से क्लस्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं। नाज़िर साहबा माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये मैपिंग इंतजामिया कर लेती है, जो लोग मदद करने जा रहे हैं वो उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है, या ये आप ये कह रही हैं कि ये मैपिंग खुद ही सब कर रहे हैं, दैट इज इनफ? आई थिंक ये रियल टाइम में होता है, क्योंकि देखें जो डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं उसका तो पता होता है, वो तो मार्क हो जाती हैं, वो तो ऑफिशियली होता है। जो जहाँ बंद पे या और कहीं पे लोग हैं उसमें फिर आप मदद करें वहां पर लोकल इंतजामिया की बताने में कि कौन से लोग कहाँ पर अटके हुए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है मैप उसको करने में। चाहे आप जीपीएस भी इस्तेमाल करें कि आपको पता हो कितने लोग कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ऑफ कोर्स इट्स रोलिंग आउट क्राइसिस ना, यानी कि ये एज वी स्पीक हो सकता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कल सुबह तक वो सूरत हाल बदल जाए। तो एक चीज होती है जब पानी पास हो जाता है एक इलाके से चला जाता है तो फिर तो आप ये जरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं, मगर अभी तो सिंध के अंदर अगर आप देखें ये फ्लैश फ्लडिंग हुई है, बरसाती पानी है, अभी पानी का रेला जो दरियाए सिंध से इंडस से आना है वो तो अभी तक पहुंचा नहीं है। उसमें मेरे ख्याल दो दिन शायद और लगेंगे वो पानी को, फिर वो आएगा तो उस पानी के रेले के साथ हमारा क्या हाल होगा सिंध का ये नहीं मालूम। फिर वहां से मजीद लोग नकल मकानी करेंगे, किस इलाकों से कहाँ उठ के जाएंगे। तो ये एवरीबडी इज ऑन द मूव। इस वक्त मुश्किल है कहना कि कौन कहाँ पर फाइनली ठहरेगा। तो ये एक रियल टाइम चैलेंज है कि जो सिचुएशन आज है शायद वो सिचुएशन कल ना हो। और अब अगले मरहले में, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जरा वक्त हमारे पास कम है, तो अगला जो मरहला है जब पानी गुजर जाएगा, जब लोगों को मैप कर लिया जाएगा, उसके बाद किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिसपे फोकस सबको करना पड़ता है? एक तो चीज सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन का मसला होता है, क्योंकि अगर जैसे आप कहीं पर खाना फराम करें 3-4 दिन और आप चले जाएं तो दूसरे लोगों को या इंतजामिया को लगे कि अच्छा फलाने जो ग्रुप है वो वहाँ पे हेल्प कर रहा है, मगर वो ग्रुप उठ के वहाँ से चला जाए, उन्हें मालूम नहीं हो, तो फिर वो खुराक कैसे पहुंचाएंगे वहां तक। कोई जगहों पे हम ये देखेंगे लोग सिर्फ मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो इंतजामिया को पता होना चाहिए कि जी वहां पर सिर्फ मेडिकल कैंप है, आपने खाना अभी तक पहुंचाना है। तो एक तो कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है, दूसरा एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है कम्युनिकेशन का, सरकारी तौर पर भी। अभी भी देखें हमें पता है कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है पानी का। सिंध जो है वो उसकी जमीनी सतह समंदर की सतह है, तो बाकी मुल्क में आप देखते हैं केपी है, बलूचिस्तान है, वो जरा हाइट पे है, तो वहां से पानी नेचुरली भी बहता है, तो पानी अपने साथ जो तबाही लाता है मगर वो पानी आगे बढ़ जाता है। सिंध के अंदर से आगे पानी बढ़ता नहीं है क्योंकि सतह उसकी सी लेवल है, तो पानी को फिजिकली आपको ड्रेन करना होता है क्योंकि आपके पास एग्जिट नहीं है, वो पानी समंदर तक खुद नहीं जाता। अक्सर हमने देखा है शगाफ डालना पड़ते हैं, इसमें हम देखते हैं रूमर मॉन्गरिंग होती है, लोगों को परेशानी होती है कि जी किसी और की जमीन बचाने के लिए हमारी तबाही फैलती। तो बहुत जरूरी है कि रियासत इस वक्त एक्चुअली कॉन्फिडेंस में ले, सिंध हुकूमत कॉन्फिडेंस में ले, लोगों को बताए कि ये मजबूरी है, ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारी बैकअप प्लानिंग है। वो हम उस तरह से उनसे कम्युनिकेशन अभी नहीं देख रहे हैं
इन टर्म्स ऑफ वेयर द ब्रीच विल हैपन। उसमें एक लोगों के रूमर्स जब फैलते हैं तो लोगों में पैनिक भी फैलता है। दूसरी चीज जो आगे आने के मरहलों की आप बात करें, लेकिन 2010 में हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस ये थी कि कोई डिजीज का आउटब्रेक नहीं हुआ था। सैलाब जो है उसमें अक्सर जो लोग मरते हैं वो सेकेंडरी डेथ्स होती हैं, यानी उसके बाद जो पानी के थ्रू जो बीमारियां फैलती हैं, इसमें कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, सारी वाटर बोर्न डिजीजेस फैलती हैं। तो 2010 और 11 में हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि कोई डिजीज का आउटब्रेक नहीं हुआ था। ये कैसे प्रिवेंट किया 2010-11 में? मुख्तलिफ लेवल पर आई थिंक वाटर क्लोरिनेशन टैबलेट्स मौजूद थी, वाटर प्योरिफिकेशन पे लोग बहुत गए थे, अवेयरनेस बहुत फैलाई जा रही थी कि देखिए पानी से ये बीमारियां फैलती हैं, मस्कीटो नेट इस्तेमाल हो रहे थे, स्प्रेज हो रहे थे। मगर पिछली दफा जो था वो दरियाई फ्लड था, यानी दरिया के आसपास के इलाके अफेक्टेड थे। इस वक्त क्योंकि फ्लैश फ्लडिंग हुई है, बलूचिस्तान की पहाड़ियों से भी पानी आया है, केपी से भी आ रहा है और पूरे में बारिश हुई है, तो कोई ड्राई जगह है नहीं, कोई खुश्क जमीन है नहीं, पूरा का पूरा सुबह डूबा हुआ है इस वक्त। सही, बिल्कुल। तो कोई जगह है नहीं जहां लोग जा सकें, कोई एक जगह नहीं है जहां पे आप अपने एफर्ट्स फोकस कर सकें कि जी इधर को हम अपनी एनर्जी इस जगह पे लगाएं, यहाँ पर ज्यादा मुतासरीन है। इस वक्त तबाही का जो स्केल है और फैलाव है वो कई गुना ज्यादा है 2010 से। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहिबा, आपने ये वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF के हवाले से, और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उनके हवाले से जो IMF प्रोग्राम में कमिटमेंट्स थी उनसे पीछे हटने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो IMF का मुआहिदा है, जिसके अंदर कमिटमेंट्स हैं, जिसका हिस्सा है वो कमिटमेंट्स जो सूबों ने की हुई हैं सरप्लस बजट्स तैयार करने की। और इसी तनाजुर में जो दो सूबाई हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उनके जो अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, और साथ में जो फ़ोन कॉल्स इस सारे मामले से जुड़ी हुई हैं। 3 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़जाना है तैमूर झगड़ा साहब, उनकी तरफ से एक ख़त जो उन्होंने वफ़ाक को लिखा वो मंजर आम पर आया, मीडिया में रिपोर्ट हुआ ये ख़त, और उसमें बेसिकली ये मौक़िफ़ था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया सैलाब आए हैं उनकी वजह से जो सूरत हाल है और जो तबाही हुई है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होगा सूबे के लिए कि वो सरप्लस जिसकी कमिटमेंट की हुई थी वो जनरेट करे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक तरफ जो हाइडल प्रोजेक्ट्स के हवाले से तयशुदा मुनाफा है वो वफाक की तरफ से नहीं दिया गया, साबका फाटा के जो तरक्याती फंड्स हैं उनमें भी वफाक ने कटौती की है, तो और जो अब सैलाब की सूरत हाल है तो बहुत मुश्किल है कि वो सरप्लस बजट जो है वो तैयार हो। वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब ये ख़त सामने आया तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये ख़त बराह रास्त IMF को भी भिजवा दिया है, और इसका मकसद जो था वो सिर्फ IMF बोर्ड से मंजूरी रोकना था जो आज पाकिस्तान के प्रोग्राम की होनी है। ये मामला चल ही रहा था कि आज बहुत एक बड़ी खबर सामने आई, और वो ये थी कि साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की फ़ोन कॉल्स की ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आई, जिसमें वो एक फ़ोन कॉल में पंजाब के वज़ीर ख़जाना और दूसरे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना से बात कर रहे हैं। दोनों शख्सियात को शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि वो वफाक को ख़त लिखें कि सैलाब की जो सूरत हाल है इसके बाद अब दोनों सूबों के लिए ये सरप्लस जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, और वो दोनों हजरात भी यकीन दिलाते हैं शौकत तरीन साहब को कि ऐसा ही होगा। ये ऑब्वियसली इसके बाद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि ये क्लिप्स डॉक्टर हुए हैं, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये फ़ोन कॉन्वर्सेशंस हुई हैं क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सलीम झगड़ा साहब, वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो झगड़ा साहब। सर, ऑब्वियसली you're in the जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, you're the man in the eye of the storm today.
तो सर लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस, ये फोन कॉन्वर्सेशन क्या आप ओन कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के साथ? सर आपकी ऐसी गुफ्तगू हुई? देखें, आई ऑफ द स्टॉर्म की आपने बात की। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कभी आपकी तारीफ होगी, कभी आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे वो सही हो वो गलत हो। जो बात हुई फोन कॉन्वर्सेशन की, उस पर मैं सिर्फ 3-4 चीजें कहूँगा। पहली चीज तो ये कि, और सबसे जरूरी चीज ये कि उस खत को मैं ऑन करता हूं। खुद लिखा है, इसलिए लिखा है कि वो सूबे के राइट्स को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे तरीके में रिप्रेजेंट करता है कि वो मुल्क को, डील को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए खुद साइन किया। पर सर माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूं, मगर आपने वो IMF को भी खत भिजवाया, इसको भी एड्रेस करिएगा। बिल्कुल सही है। जब मैंने सुना कि मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा, मैंने जाके एक छोटी सी स्टेटमेंट दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिजाइन करे, ये इसने गलत काम किया है। अगर मिफ्ता इस्माइल ने ये साबित किया कि ये IMF को भेजा है तो मैं रिजाइन करता हूं, मेरे जेब में मेरा रेजिग्नेशन वैसे ही पड़ा होता है। लेकिन अगर मिफ्ता इस्माइल झूठ कह रहा है और ये साबित ना कर सका, क्योंकि उसे पता है अभी कि ये खत IMF नहीं गया, उसे पता है कि ये खत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खत था, इसका IMF नोटिस ले ही नहीं सकता, तो फिर वो मिफ्ता इस्माइल सियासत कर रहा है। और ये वही सियासत है जिसके तहत इन्होंने IMF की डील को खुद सैबोटाज करने की कोशिश की। जनवरी में जब फैटिफ के बिल के अगेंस्ट वोट किया, जब स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स के अगेंस्ट वोट किया, जब एहसन इकबाल ने टीवी पे कहा कि IMF के स्टेट बैंक देना गद्दारी है, जब मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि IMF की बात मानना कोई कानून तो नहीं है, ये सिर्फ सियासत हो तैमूर साहब, और इसमें जो विक्टिम्स हैं सर वो है वो सैलाब के लोग। एक मिनट आ रहे, वो सैलाब के लोग, हाँ, और वो है वो फाटा के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जिनके लिए ये खत लिखा गया है, जो कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तान से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है। ऐसे खत हम्माद अजहर को भी लिखे हैं, असद उमर को भी लिखे हैं, शौकत तरीन को भी लिखे हैं, और मिफ्ता इस्माइल को भी लिखे हैं। झगड़ा साहब, फिर आप सर एक तो ये कह रहे हैं कि आपने वो खत IMF को नहीं भेजा, बट सर जो फोन कॉन्वर्सेशन आपकी और शौकत तरीन साहब की सामने आई है, उसमें ये आप कहते सुने जा रहे हैं कि आप IMF के जो नंबर 2 हैं उनको जानते हैं और आप उनसे भी कम्युनिकेट करेंगे। आरिफा, इन डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, देखें, मेरे ख्याल में एक सवाल जो आपने नहीं पूछा, जो शायद इन के साथ भी है, कि क्या फोन कॉन्वर्सेशन टैप करना बनती है, क्या ये लीगल है? बल्कि मैं ये पूछूंगा कि मेरे पास इस पे क्या लीगल राइट्स हैं। ठीक है, क्योंकि सर ये एक दूसरा इशू है, बट नाउ दैट यू नहीं सर, देखें, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूं। अब आपने एक दफे एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप शौकत तरीन साहब से फोन पे बात कर रहे हैं। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये सवाल जो है कि ये लीक किसने टेप की और क्यों लीक की, ये अब एक इशू जरूर है। बट एट द मोमेंट सर, उसमें जब आप ये कह रहे हैं कि आप IMF के जो भी नंबर 2 साहब या साहिबा हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या आप वॉशिंगटन की बात करें, यू हैव टू एड्रेस दिस सर, कि आप उनसे फिर क्या कम्युनिकेट कर रहे थे? आरिफा, मैंने दोबारा से कह दिया बड़ा क्लियरली, जो मैंने लिखा है, जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो है वो खत। उस खत के एक एक लफ्ज को मैं ऑन करता हूं। जो पूछना चाहे उसको मैं डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को टैप करना, इश्यूज को एक साइड पे ले जाना, आई एम सॉरी टू से, वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान में कोई कोई बात कर सकता है। अगर ऐसे है जी, आप एक काम जरूर करें, ये कानून होना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिशियल, यानी जो भी सरकार से तनख्वाह ले रहा है, हम सबकी सारी कॉन्वर्सेशंस राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे हर किसी को अवेलेबल होनी चाहिए, राइट?
अगर मैं इसमें लग जाऊं कि मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को एक एक चीज को डिफेंड करने जाऊं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करूंगा। कॉन्वर्सेशन किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, कैसे नहीं हुई, क्या उसमें कहा गया, क्या नहीं कहा गया, क्या काटा गया, क्या नहीं काटा गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जो हुआ है तैमूर साहब, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बट फिर नेक्स्ट टाइम नहीं झगड़ा साहब, बट फिर आपको भी ये मानना पड़ेगा कि जब सर, फिर आपको ये भी आपकी पार्टी को भी स्टैंड लेना चाहिए। जब आप लोगों की हुकूमत थी और मरियम नवाज साहिबा की फोन कॉन्वर्सेशंस लीक हुई तो आपकी पार्टी ने उसको नहीं कंडेम किया, तो फिर ये सर ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। अगर हम इस तरह बात करें कि जब आपको सूट करता है तो आप लोग फोन कॉन्वर्सेशंस को बिल्कुल कंडेम नहीं करते, बल्कि उनको सेलिब्रेट करते हैं। आपको एम्बैरेसमेंट हुई तो आप लोगों को ये याद आ गया कि फोन कॉन्वर्सेशन टैप नहीं होनी चाहिए। सियासतदानों में बड़ी गलतियां होंगी। आप देख लें कि जब मैंने मिफ्ता इस्माइल की तनकीद की कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई या बिजली की प्राइसेस बढ़ाई या IMF की डील वो कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है। मैंने ये जरूर कहा है कि ये मुनाफिकत है कि आप पहले एक पोजीशन लेते हैं और बाद में दूसरी पोजीशन लेते हैं। बाहर की दुनिया देखी है, वापस आके पाकिस्तान देखा है, कोशिश की है 4 साल अपने मुल्क के साथ, अपने सूबे के साथ वफादारी करें। एंड आई एम प्राउड कि इमरान खान साहब के पीछे खड़े। क्यों? क्योंकि यही चीज हुई। खत की सब्सटेंस क्या है? खत की सब्सटेंस ये है कि हमें मुश्किल होगा IMF का सरप्लस छोड़ना। पहली चीज, किसी ने, एंड आई एम श्योर आपने वो MOU नहीं पढ़ा जिसमें सरप्लस एक कंडीशन नहीं है, जिसमें ये लिखा है, क्योंकि हमें वफाक की हुकूमत कहती रही है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये नंबर्स ऐड अप करें, तो वो कहती रही ये तो क्वार्टरली रिव्यू होता है विद द राइट रीजन, सरप्लस छोड़ना ही नहीं है। ये ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग की बातें हैं, ठीक है। अगर सरप्लस छोड़ना एक कंडीशन होता तो आपको सिंध का बजट का फिगर पता है आरिफा, सरप्लस का, जो इसी MOU के वक्त साइन हुआ? आपको नहीं पता होगा। वो है जो उन्होंने बजट में दिखाए ऑन द रिकॉर्ड, -72 बिलियन जो उनका टारगेट है, वो है 115 बिलियन। पंजाब का टारगेट था 450 बिलियन, उन्होंने अपने बजट में दिखाया था 100 अरब। और जब जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि 100 अरब की वो सब दे रहे हैं बिजली में, उन्होंने ये इंटेंट जाहिर किया कि वो भी नहीं छोड़ेंगे। माजरत के साथ ये सिर्फ सियासत हो रही है, लेकिन जरूरी ये है बिल्कुल सही कि ऐसे वक्त में आप बताएं। जी बताएं। नहीं सर, यहाँ ब्रेक लेना है नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तैमूर झगड़ा साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर रही है, शौकत तरीन साहब की जो फ़ोन कॉल्स लीक हुई हैं IMF के साथ प्रोग्राम। झगड़ा साहब, ऑब्वियसली सर आज का सबसे बड़ी जो तनकीद आप लोगों पे हुई है जब से ये सारा मामला सामने आया, ख़ास तौर का फ़ोन कॉल्स का, तो सर वो यही है कि आप लोग जो हर किसी पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते थे, आज इन फोन कॉल्स ने प्रूव किया कि आप लोगों के लिए भी जो सियासत है वो रियासत से ज्यादा अहम है। यू वर विलिंग टू स्कटल द IMF डील फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। आरिफा, एक पोलराइज्ड मुल्क में हम रह रहे हैं जहां पे सब कुछ कहा जाएगा, और IMF की डील को हम तो स्कटल नहीं कर रहे। जो स्कटल कर रहे थे FATF के बिल को, IMF की डील को, वो भी क्लियर है। 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था 2010 में। 10 अरब डॉलर आज है 2000 अरब रुपए। 800 अरब रुपए की सरप्लस की बात नहीं है जो चारों सूबों ने छोड़े थे। 2000 अरब रुपए फाइनेंस करने हैं। उसके ऊपर कबायली अजला के लोग, उनकी कमिटमेंट्स, मर्जर के बाद जो वफाकी हुकूमत ने नहीं कहा, और इस खत का पूरा बैकग्राउंड जून से भी नहीं सर, माफ करिएगा, बट ये भी इल्जाम लोग लगा रहे हैं सर कि आप लोगों ने
नहीं सर, वो उसी का एडिशन है ना कि साबिक फाटा के लोगों की आपने पिछले 4 साल बात नहीं की, आप लोगों को इस साल ये बात याद आ रही है क्योंकि अब वफाकी हुकूमत किसी और की है। ये आपके ऊपर स्पेसिफिकली लोग कह रहे हैं। क्लीशे से तो हम निकलते ही नहीं है। 4 साल बात नहीं की, 4 साल में बजट 40 से 130 अरब रुपए पे ले गए। 4 साल में ईद जो है वो पहली ईद यहाँ पे बनी गाला में गुजारी और खान साहब ने बजट डबल कराया। ये नहीं कि इश्यूज नहीं थे, बात हो रही थी। मिफ्ता इस्माइल ने आज कहा कि हम जब सवाल पूछे हमें फिगर्स डिस्कस तो करने चाहिए। भाई मेरे, मैं आपके पास बजट से पहले आया था, मैं चीजें लीक नहीं करता, इसीलिए मैंने बताया जरूर है कि किस किस दिन उनको मैसेज भेजा है, किस दिन उनके पास मीटिंग हुई थी। बजट से पहले उनको कहा था, ये सारा कुछ बताया है कि उन्होंने बजट का इंक्रीज अप्रूव करके हाथ मिला के उसके बाद जाके जो उन्होंने कमिटमेंट की थी अपने बजट स्पीच में नहीं बोला। गिला मुझे सिर्फ मिफ्ता इस्माइल से नहीं है। मिफ्ता इस्माइल सच बोले झूठ बोले, पीडीएम की गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। गिला मुझे आप सब से भी है और जो पाकिस्तान की एलीट है, कबायली अजला या जो लोग इस सैलाब में जो है वो डूब रहे हैं, वो टीवी के हद तक सिंपैथी के लिए हम तैयार हैं। जब एक्चुअली उसके लिए कुछ करना पड़े तो ये अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये ढूंढने पड़ेंगे। ये हुआ कोविड में, खान साहब ने क्या किया, उन्होंने आईएमएफ की हेड क्रिस्टीन लगार्ड को फोन किया, बिल्कुल हमें कंडीशनैलिटीज में ब्रेक चाहिए। ये सारा झगड़ा साहब, बट सर मुझे बिल्कुल सही है, बट सर तनकीद मुझे बर्दाश्त है, लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि झगड़ा साहब, बट देखिए सर, जो आज शौकत अजीज साहब का की जो एक ऑडियो लीक हुई है उससे सर बहुत सवाल उठते हैं। वो मोहसिन लगारी साहब से ये फरमा रहे हैं कि अगर वो केसेस करेंगे टेररिज्म के हम लोगों पे तो हम क्यों ना प्रेशर डालें कि आईएमएफ डील जो है वो खराब हो। सर आप लोगों की सारी पार्टी, आप सबके ऊपर ये सवाल है, यू हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। आप सिर्फ माजी की बातें नहीं कर सकते। ये शौकत अजीज साहब की माफ करिएगा, शौकत तरीन साहब की आज की ऑडियो लीक में ये है कि टेररिज्म केसेस हम पे कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसे दबाव डालें आईएमएफ डील के हवाले से। अरे मैंने तो खत 6 जुलाई को भी लिखा था, मैंने तो 10 और 20 और 30 जुलाई और 10 अगस्त को भी मिफ्ता को मैसेजेस भेजे थे, उसकी कंटिन्यूएशन में ही खत लिखा और जो आईएमएफ का एमओयू साइन किया इन्हीं शराइत पे साइन किया। वो पहला खत ये कह रहा है, अगर आप देख लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सवाल तो उठते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं उठता। आज की बात है कि इस गवर्नमेंट ने कबायली अजला के लोगों का सेहत कार्ड क्यों बंद किया, कि जब मैं कह रहा हूं कि कबायली अजला के बजट में 30 अरब रुपए का खसारा है और हमारी एनएचपी की पेमेंट की वजह से 60 अरब रुपए का और खसारा बन जाता है, और इस सैलाब का कॉस्ट ये खुद कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर यानी 2000 अरब रुपए हो सकता है, तो वो पैसे कहां से आएंगे? उसके लिए हम मिलके आईएमएफ के साथ कैसे बात करेंगे? हमारे बजट्स पे क्या असर होगा? ये इशू नहीं है। 2 मिनट की लीक्ड कॉन्वर्सेशन, उसमें क्या सही क्या गलत, लीक्ड कॉन्वर्सेशन लीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो जो है वो इशू बन गया। मुझे आई एम सॉरी टू से इस बात का अफसोस है, लेकिन ये मैं कहता हूं और मेरा इरादा इससे ज्यादा पुख्ता हुआ है कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स ऐसे करनी है जहां पे अपने सूबे के और अपने मुल्क के लोगों के राइट्स को रिप्रेजेंट करें। 2-3 नौकरियां किसी को देने के लिए नहीं करनी, मिनिस्टर का टाइटल लगाने के लिए नहीं करना। इसीलिए मिफ्ता इस्माइल के डिसीजंस की तनकीद उनकी अपनी पार्टी ने ज्यादा की होगी। मेरा सारा रिकॉर्ड उठा दें और वो देख लें कि उन्होंने गलत तरीके से ज्यादा किया और उसको मेरे साथ या जो भी ऐसे लोग हैं उनसे कंपेयर होते जाएंगे। सियासत जो है वो होती रहेगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि पॉजिटिव रिस्पांस ना पहले मिला ना अभी मिला। लगता ये है, और ये इंप्रेशन हम कबायली अजला के लोगों को दे नहीं सकते कि पाकिस्तान जो है इशू उसी चीज को बनाता है जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के ड्राइंग रूम्स को इफेक्ट करता है। मैं उसी सोसाइटी का हिस्सा हूं।
लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान उससे बड़ा है, और जब उस पाकिस्तान को फाटा में और बलोचिस्तान में और ऐसी जगहों में हम इग्नोर करते हैं, सही सर, तो फिर उसका रिएक्शन आता है उन लोगों का। ये इशू भी बहुत प्लीज बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, डिस्कस करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।